गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। फिजिक्स, तो फिजिक्स के जो 11th क्लास का यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसको स्टार्ट करें। तो फिजिक्स जो वर्ड है वो है ग्रीक वर्ड से फिजिक्स से, जिसका मीनिंग है नेचर। और जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, पहले हम पढ़ भी चुके थे इस बात को कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द फिनोमेना रिलेटेड विद द नेचर एंड लॉज रिलेटेड विद द नेचर। तो इसीलिए कहा कि जो गोल ऑफ फिजिक्स क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द नेचर्स वर्क, कि हाउ नेचर वर्क्स, उसको पढ़ना, उसको समझना, वो हमारा फिजिक्स का गोल है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये ना लॉर्ड कैल्विन ने कभी एक बात कही थी कि जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं तो उसके बारे में आप कुछ जानते हैं, लेकिन जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते तो उसके बारे में आपकी कोई नॉलेज नहीं है। तो उसी बेसिस पे हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट, दोस आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। कि जिन क्वांटिटीज को आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, थर्ड वन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारे पास 7 है, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इनमें से भी जो मास, लेंथ और टाइम है, ये 3 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, और आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट। और 3 आपके पास बेसिक क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होगी? दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड और डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने पढ़ा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास एक नई क्वांटिटी आई, नई फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या थी, लेंथ अपॉन टाइम, तो इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन भी देखिए क्या बनी, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो मास और एक्सेलरेशन क्या थी बेटा, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो जिस क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर सको इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटी आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। दो क्वांटिटी हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारी क्वांटिटी, वर्क, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, जो भी इन क्वांटिटी से फंडामेंटल क्वांटिटी से हटके जो आपके पास क्वांटिटी बनती है वो सभी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो है बेटा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आपने पढ़ा था जो एंगल होता है उसमें दो रेज एक दूसरे के साथ जो फॉर्म करती हैं, जो जुड़ती हैं, तो वो एक एंगल फॉर्म करती है, और इस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, किसी भी एरिया को, कोई भी एरिया
बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोन है ना। जो कोन है, कोन का ये सर्कुलर पार्ट होता है और उसने जो उधर एंगल बनाया है उस एंड पे, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। छोटा देख लेते हैं सिंपल सी डेमो। ये आपके पास एक कोन है, तो ये एक सर्कुलर पार्ट है आपके पास सामने। इस सर्कुलर पार्ट ने जो डीप यहां पे एंगल बनाया है, इस एरिया में जो एंगल बनाया है उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। ओके, तो आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास तीन कैटेगरी हमने डिवाइड की। वन इज फंडामेंटल, जो बेसिक क्वांटिटीज ही होती हैं, यानी कि जिनको आप किसी और दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, वो अपने आप में ही बेसिक। derived quantities which are derived or expressed in terms of the fundamental quantities, they are derived quantities। और दो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, one is plane angle, second one is solid angle। अब आप देखते हैं, जैसे मास की ही बात करें, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपकी मदर बोलती है कि जी शुगर लेके आइए, आप जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई एक शुगर दे दे। अब एक क्या, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1 ग्रेन्यूल, क्या 1? तो इसी तरीके से जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। वी रिक्वायर टू थिंग्स टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली। फर्स्ट वन is the amount of that physical quantity, which is called as the magnitude, and second one is the unit in which that quantity is expressed। तो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करता हूं, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा मेरे को दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। वन इज मैग्नीट्यूड, दैट इज अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, and second one is unit in which that physical quantity is expressed। For example, आपको किसी ने कहा कि इस लेंथ को मेजर कीजिए, और आपके पास कोई स्केल था, उससे आपने मेजर करके बताया कि जी ये वाली सॉरी जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ठीक है। एक और स्टूडेंट आया, वो कहता नहीं सर, उसके पास कोई और स्केल था, नहीं सर 1 मीटर नहीं, ये तो 100 सेंटीमीटर है। एक और स्टूडेंट आया, उसके पास स्केल कुछ और था, वो कहता जी मैंने भी मेजर की है और इसकी लेंथ तो 1000 मिलीमीटर है। अब एक्चुअल में देखा जाए, तीनों ने इसी लेंथ को मेजर किया, तीनों ने सही मेजर किया, लेकिन कोई कह रहा है जी 1 मीटर, कोई कह रहा है 100 सेंटीमीटर, कोई कह रहा है 1000 मिलीमीटर। फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो जो लेंथ है, ये लेंथ सेम है, लेकिन तीनों ने उसको डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस किया। तो यहां से आप एक बात और समझिएगा बेटा, कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जब आप एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो आपके पास फैक्टर है nu, दैट इज कांस्टेंट। अगर इस लेंथ की बात करें, लेंथ तो कांस्टेंट थी, किसी ने कहा 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, लेकिन ये लेंथ तो कांस्टेंट है ना, फिक्स है तीनों के लिए, लेकिन उसने यूनिट्स में अलग-अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस किया, जिसके कारण उसका जो मैग्नीट्यूड था वो भी अलग-अलग हो गया। तो nu is constant, nu is constant and n is inversely proportional to u, n is inversely proportional to u, which means सिंपल सी बात, जैसे जैसे यूनिट की वैल्यू बड़ी होगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, मीटर, उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1। उससे छोटी यूनिट कौन, सेंटीमीटर, उसका मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा हो गया 100। मिलीमीटर और छोटी यूनिट आ गई 1000, मैग्नीट्यूड बढ़ता चला गया। यानी कि अगर यूनिट कम होती जाएगी, यूनिट छोटी होती जाएगी, तो मैग्नीट्यूड
बड़ा होता चला जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखेंगे, आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स में से यूज करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज यूनिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कई चीजें हम देखते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं, आपको शायद उससे क्लियर हो जाए। अब आजकल कोरोना लॉकडाउन चल रहा है भाई, तो टीवी पे महाभारत आ रही होगी, तो टीवी पे महाभारत वाली लड़ाइयां चल रही है ना, तो कौरवों की सेना पांडवों की सेना। अब उस सेना को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलिए कौरवों की सेना पांडवों की सेना बनाते हैं। एक का नेता युधिष्ठिर, बस पहले में तो चेक कर लेना, और एक का नेता दुर्योधन। तो क्या क्या हो गया भाई, पहले पैदल सेना ले लेते हैं, युधिष्ठिर की पैदल सेना मान लीजिए 1 करोड़ की पैदल सेना, दुर्योधन की पैदल सेना मान लीजिए 3 करोड़। घुड़सवार तो भाई युधिष्ठिर के घुड़सवार मान लीजिए 10,000, इसके घुड़सवार 15,000। हाथी तो युधिष्ठिर के पास हाथी 5,000, इसके पास हाथी मान लीजिए कम रह गए 2,000। और तोपे वगैरह भी कर लें तो युधिष्ठिर के पास मान लीजिए तोप थी 1000, और इसके पास दुर्योधन के पास मान लीजिए तोप थी 500। अब किसी ने कंपेयर करके पूछा कि बताओ भाई किसकी सेना बड़ी, किसकी सेना ताकत, तो आप कंपेयर कैसे करेंगे? आप पैदल सेना को पैदल सेना से कंपेयर करेंगे, घुड़सवार को घुड़सवार से कंपेयर करेंगे, हाथी को हाथी से कंपेयर करेंगे, या ऐसे करेंगे कि देखो जी 15,000 घुड़सवार इसके पास थे, 15,000 ये हो गए, 15,000 ये 17,000 ये हो गए, क्या ऐसे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल में जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो लाइक क्वांटिटीज को ही कंपेयर करते हैं। ये आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, 6th क्लास से सीखते आ रहे हो कि जब आपने एडिशन की थी तो लेंथ को लेंथ में ऐड किया होगा ना, कि इतना मीटर किलो इतना सेंटीमीटर, इनको ऐड करके बताइए क्या होगा, या इतने पैसे इसके पास इतने पैसे इसके पास, बताइए कि किसके पास ज्यादा और कितने। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं बेटा, तो हमेशा जब भी आप दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा वो दो क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहां भी कंपेयर करेंगे तो हमने पैदल सेना और पैदल सेना को कंपेयर किया, घुड़सवार और घुड़सवार को कंपेयर किया, हाथी को हाथी से कंपेयर किया, तोप को तोप से कंपेयर किया। तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो दो क्वांटिटीज को जब कंपेयर करेंगे तो उनका नेचर सेम होना चाहिए, उनका नेचर सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहां एक बात लिखेंगे, इस बात को याद रखना बेटा। तो एक बात तो भी हमने एक बात पढ़ी थी, Q is equal to Nu, this is constant and N is inversely proportional to U। एक तो हमने फिजिकल क्वांटिटी में ये रिलेशन पढ़ी है, और दूसरा ये पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे, only those physical quantities can be added, subtracted
equated which has same nature, आगे हम इसी बात को लिखते हैं which have same dimensional formula और which have same dimension। तो आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं बेटा जिनका नेचर सेम हो, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन सेम हो या डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो दो बातें आज हमने सीखी या तीन कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं दो टर्म्स में, मैग्नीट्यूड और यूनिट। और फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट उसकी वैल्यू है, तो अगर आप यूनिट चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और आगे हमने पढ़ा कि सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं जिसका नेचर सेम हो या हम आगे बात करें जिसकी डायमेंशन सेम हो। अब आपने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और फिजिकल एक्सेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यूनिट किसे माने, यूनिट क्या है? जैसे 1 यार्ड की डेफिनेशन लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा 1 यार्ड को काउंट करते बच्चे ऐसे करते हैं कुछ कि जी 1 यार्ड ये हो गया, ये 1 यार्ड। अब किसी का हाथ लंबा भाई किसी का हाथ छोटा, छोटा बच्चा का काउंट करे उसके लिए यार्ड कम हो गया और जो बड़ा काउंट करे उसके लिए यार्ड बड़ा हो गया, तो क्या इसे यूनिट कहेंगे? नहीं, 1 यार्ड की प्रॉपर डेफिनेशन है तो उसी के बेसिस पे हम उसे डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअल में कई बार कहते हैं कि एक फलांग, भाई कोई ज्यादा लंबा जंप कर सकता है, कोई कम जंप कर सकता है, तो क्या वो डिस्टेंस सेम रहेगा? नहीं। तो यही पे उस चीज की बात कर रहे हैं कि फिजिकल यूनिट हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब यूनिट कौन सी होगी, किसे मैं यूनिट मानूं? तो यूनिट कौन सी होनी चाहिए? जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो प्रॉपर्ली डिफाइंड हो। सबसे पहली बात, यूनिट शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। अगर आप यूनिट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे, सबके लिए अलग-अलग हो जाएगी, तो आप किसी को प्रॉपर्ली किसी भी वैल्यू प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाएंगे। जो हमारी फिजिक्स की सबसे पहली बात है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं वही फिजिक्स में मानी जाएगी, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हम वहां पे कोई बात नहीं करते फिजिक्स में। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी बात करते हैं व्हिच कैन बी मेजर। तो मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए और यूनिट कैसे होनी चाहिए? प्रॉपर्ली डिफाइंड, सबको एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाए तो यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे हमने फैक्टर्स को लिया कि भाई इस बेसिस पे कि भाई यूनिट फिजिबल हो, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज ना हो, सबको एक्सेप्टेबल हो, इजीली डिफाइन हो जाए, तो ये हमने कुछ यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए। अब क्या हुआ कि किसी ने कोई यूनिट मानी, किसी का कोई सिस्टम यूनिट था। तो बेसिकली हम 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे बेटा। फर्स्ट MKS, सेकंड CGS एंड थर्ड FPS। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर हमारे पास थे MKS, CGS एंड FPS। तो MKS क्या था? क्योंकि हमारे पास आपने पढ़ा जो फंडामेंटल क्वांटिटी 3 बेसिक क्वांटिटीज थी, कौन सी थी? मास, लेंथ और टाइम। यही था 3, मास, लेंथ और टाइम। तो क्या है कि MKS कौन सा? जिसमें मास को तो आप मेजर करें किलो में, दैट इज किलोग्राम, लेंथ को मेजर करें मीटर में और टाइम को मेजर करें सेकंड में। फिर अगर आप मास को मेजर करें ग्राम में, लेंथ को मेजर करें सेंटीमीटर में और टाइम को मेजर करें सेकंड। मास को मेजर करें पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड में। तो ये 3 हमारे पास सिस्टम थे। जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास बना
वो ये सिस्टम था। और जो ये एफपीएस सिस्टम है जनरली इंग्लिश उसे यूज किया करते थे, इसलिए आप देखते हो कि हमारा भी जो इंडियन सिस्टम है वो भी काफी हद तक अब तो चेंज हो गया काफी, क्योंकि सिस्टम में हमारे पास ऐसा सिस्टम आ गया, तो वो भी आप देखो फुट में हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, कितने स्क्वायर फुट, जो एरिया भी हम स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं, तो फुट पाउंड सेकंड, ये हमारा इंग्लिश सिस्टम था। अब यहां भी प्रॉब्लम हुई, कोई कंट्री किसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मान रही है, कोई दूसरी कंट्री किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे वर्क कर रही है, तो जो साइंटिस्ट थे अब उनको प्रॉब्लम ये हुई कि अपने रिजल्ट को किस सिस्टम में एक्सप्रेस करें। तो फिर इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक पेरिस में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थी, सिस्टमदा इंटरनेशनली, उसने एक नया सिस्टम दिया जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब हम बात करेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा हम बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले डिस्कस कर चुके थे क्यों हमने ऐसा सिस्टम बनाया, क्योंकि साइंटिस्ट को प्रॉब्लम थी, एक ही रिसर्च को समझाने के लिए अलग अलग उसमें कन्वर्ट करना पड़ा था, अलग सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो अब हमने उसके लिए क्या रखा, मतलब जो एसआई सिस्टम बना वो कैसा बना, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला इट्स द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कई बार तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय द व्हाई एसआई सिस्टम इज द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, कई बार तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एसआई सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आपने यूनिट्स नई यूनिट्स बना दी। एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी बेटा, कौन सी मास, लेंथ, टाइम, टेंपरेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। सबकी यूनिट पता है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, टेंपरेचर केल्विन और करंट एम्पियर। तो अब मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी बनी, फोर्स, तो बोला भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, बोला भाई मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है, मास था किलोग्राम में, एक्सेलरेशन की बात करी तो एक्सेलरेशन क्या होता है जी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, अरे वेलोसिटी क्या है जी, वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी क्या बनेगी मीटर पर सेकंड, इसकी क्या बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी क्या बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट किसमें बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो अलग बात है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, लॉ ऑफ जो फोर्स का जो लॉ दिया था वो न्यूटन ने दिया था, उसके नाम पे अपने न्यूटन बना दिया बाद में, लेकिन एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसकी यूनिट है। तो यहां से आपने देखा कि जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उन्हीं से ही, बेसिक फंडामेंटल यूनिट से ही आपने बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की भी यूनिट्स को डिराइव कर दिया। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि कुछ सर्टेन फंडामेंटल यूनिट्स पे ही ये पूरी सारी यूनिट्स बेस्ड है। क्लियर है? तो आपने देख लिया ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो लेंथ और टाइम से आपने एक्सप्रेस किया, सिमिलरली एक्सेलरेशन एंड देन फोर्स। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स आप उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि कह रहा है कि एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो उसकी एक ही यूनिट दे दी ऐसा यूनिट। एग्जांपल लेके चलते हैं, एनर्जी लेके चलते हैं। एनर्जी की कुछ यूनिट्स तो आपने बेटा पढ़ी होंगी, कुछ नहीं पढ़ी होंगी। आपने पढ़ी होगी जूल, एनर्जी को कैलोरी में भी लेते हैं बेटा, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लेते हैं, ठीक है। अब एक ही फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही है, एनर्जी यूनिट कई होगी, फिजिकल क्वांटिटी एक, यूनिट बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम में कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट रहेगी, तो एसआई सिस्टम ऑफ एनर्जी जूल। अब कोई भी एनर्जी हो,
चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी थी किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी हो, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, उन सभी को उन्होंने एक कैटेगरी में डाला और कहा कि जितनी भी एनर्जी है वो कोई भी हो उसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। तो इस तरीके से वो सिस्टम कैसा हुआ, रैशनल सिस्टम, कि एक टाइप की एनर्जी को, एक टाइप की विजुअल क्वांटिटी को एक ही यूनिट की। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब ये होगा कि जिसमें ग्रेविटेशनल यूनिट्स को उसने इंक्लूड नहीं किया, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फैक्टर है g, उसको इंक्लूड नहीं किया। उसके पीछे भी रीजन थी। एक्चुअली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप आगे पढ़ेंगे प्लस में नहीं, कि ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इक्वेटर पे कुछ है, पोल पे कुछ और है, इन डैट पे जाते हैं हम अर्थ में तो कुछ और है, अर्थ से हम हाइट पे कुछ और है, मून पे कुछ और है, अर्थ पे कुछ और है, जुपिटर पे कुछ और है। तो इस g की वैल्यू फिक्स नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि ऐसा ही सिस्टम को हम एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे, इसको ग्रेविटेशनल सिस्टम यानी कि ग्रेविटेशन यूनिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है। और लास्ट, इट इज अ मेट्रिक सिस्टम। तो मेट्रिक सिस्टम तो आपने पढ़ा भी था, अभी 10th में भी आपने पढ़ा है। तो आपने जब पढ़ा था जैसे मीटर है ना, एक 1 मीटर, फिर आपने बोला सेंटीमीटर भाई 10 की पावर -2 मीटर, फिर आपने बोला मिलीमीटर जी 10 की पावर -3 मीटर, ओके, फिर बोला किलोमीटर जी 10 की पावर 3 मीटर, फिर आपने बोला जी माइक्रोमीटर, आपने बोला जी 10 की पावर -6 मीटर, फिर आपने बोला मेगामीटर 10 की पावर 6 मीटर, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। तो एक सिंपल सी बात देखिए कि जो भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट्स का, वो 10 की पावर से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई या 10 की पावर से डिवाइड करके आप उसको दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल यूनिट होगी है ना, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्जन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सिंपल और यूनिट्स आपकी मैट्रिक सिस्टम बेस्ड है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगले लेक्चर में डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।